हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजे इंग्लिश विद आरवी सर में। और इस वीडियो में मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम दी स्नेक का चर्चा करने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और आपको एग्ज़ाम में इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो इस वीडियो में हल किए जाएंगे। पहले इसमें हम लोग इनका समरी को देख लेते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दी स्नेक, जो स्नेक है पोएम आपका लिखा गया है किनके द्वारा, तो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। D.H. लॉरेंस जिनका जन्म हुआ था, इनका जो पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस इनका पूरा नाम हुआ। जन्म 1885 में और मृत्यु 1930 में हुआ। पोएट थे, कवि थे, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट। एसे का मतलब होता है निबंध और एसेइस्ट का मतलब होता है निबंधकार। grew up amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse minor father। ये क्या थे? कवि थे, उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटे छोटे कहानी लिखने वाले लेखक थे, निबंधकार थे। तो D.H. लॉरेंस के बारे में हम लोग क्या जाने किया है? कवि थे, नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और एक निबंधकार थे। ग्रू अप मतलब होता है बढ़ना, पलना, पोसाना। तो वे कहाँ पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ पे उनकी पालन पोषण हुआ, तो वो ग्रीव अप अमीड। अमीड का मतलब होता है के बीच में, AMID। अमीड का मतलब क्या होता है? के बीच में। वे अपने सुशील सभ्य माँ, जेंटिल का मतलब क्या होता है? सुशील, एंड एजुकेटेड मदर मतलब पढ़ी लिखी हुई, सभ्य। तो वे अपने सुशील सभ्य माता तथा असभ्य काम करने वाले पिता के कलह के बीच में पले बढ़े थे। यहाँ पे देखेंगे अमीड का मतलब के बीच, स्ट्रीफ का मतलब होता है कलह, और कोर्स का मतलब क्या होता है? तो कोर्स का मतलब होता है भद्दा। कोर्स का मतलब क्या होता है? भद्दा, असभ्य। तो उनके जो पिता थे वो क्या थे? असभ्य थे। कोर्स माइनर, उनका जो विचार था वो ठीक नहीं था, लेकिन माता उनकी पढ़ी लिखी थी और इन्हीं के बीच में, इन्हीं के कलह में उनका जीवन पड़ा रहा, पाले पोसे गए। अब जीवन इनका कलहपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि इनकी माता पढ़ी लिखी हुई थी और जो पिता थे वो क्या थे? शराबी थे। क्या थे? पिता थे शराबी थे, ड्रंकर थे। तो अगर माता पढ़ी लिखी है, पिता शराबी हैं, तो निश्चित है कि कलहपूर्ण जिंदगी हुआ होगा। और उसी कलहपूर्ण जिंदगी से एक कवि का जन्म होता है, और जो बाद में D.H. लॉरेंस के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार, निबंधकार बनकर निकलते हैं। एज अ यूथ इन द नॉथिंगहमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, लॉरेंस रिजेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। देखिए बोल रहे थे ड्रंकन फादर, ड्रंकन करने का मतलब हो गया पियक्कड़। एंड अडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यू एज हिज ओन। और रिफाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को शुद्ध करके अपने अंदर ग्रहण करना या शुद्ध करना, जैसे हम लोग रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं। तो एक युवा के रूप में नहीं, ईस्टवुड के खान वाले ग्राम में, खान मतलब माइनिंग विलेज है। माइनिंग विलेज मतलब जहाँ पे खान भूतत्व, खान कहने का मतलब क्या हो गया? कोयला का खान होता है, हीरा का खान होता है, जहाँ से मतलब निकाला जाएगा कोई भी पदार्थ। तो बोल रहे हैं कि माइनिंग विलेज में, तो ईस्टवुड के खान वाले ग्राम में, नॉथिंगहमशायर गांव का नाम है में उनका जन्म हुआ। युवा के रूप में लॉरेंस ने अपनी जो पिता थे, नहीं, शरारती पिता के गलत रास्ता को क्या किया? बुरा माने कि एक सही रास्ता नहीं है, रफ वेज माने, अपने पिता के जो रास्ता है उसको बुरा माने। और वो क्या किए? अपने माँ के स्वच्छ मूल्यों को अपने लिए स्वीकार कर लिए। जो उनकी माँ में स्वच्छ गुण था, रिफाइंड वैल्यूज था, उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? ग्रहण कर लेना। हाउएवर, फिर भी, एज ही ग्रीव अप इन मैच्योरिटी एज ए राइटर, ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी ऑफ हिज मदर्स रिप्रेजेंटेड एंड बिगैन टू सी हिज फादर अर्थनेस एज अ वर्सू। यहाँ से देखेंगे
हाउएवर का मतलब होता है क्या, फिर भी। लेकिन वो पहले तो क्या किए कि अपने जो पिता थे उनके गुणों को वो नकार दिए, और फिर बाद में उन्होंने क्या किए, जैसे ही वो बड़ा हुए तो शुरुआती दौर में वो क्या करते हैं, अपने पिता के गुण को मतलब निगलेक्ट कर देते हैं, अपनी माता में जो गुण है उसको वो क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे राइटर के रूप में जैसे ही उनको मैच्योरिटी आता है, उनमें प्राथमिकता जो आता है, मैच्योरिटी आता है राइटर के रूप में, तो उन्होंने क्या किए उसमें, तो अपने जो माता है, हिज जेंटिल हिज मदर रिप्रेजेंटेड एंड बिगैन टू सी हिज फादर अर्थनेस एज अ वर्च्यू, अर्थनेस एज अ वर्च्यू। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि एक लेखक के रूप में जैसे जैसे वह परिपक्व होता गया, उसने अपनी माँ की सजनता को अस्वीकार कर दिया और अपने पिता की सांसारिकता को एक गुण के रूप में वो उन्होंने देखना चालू किया। हाउएवर, फिर भी जैसे शुरुआत दर में तो अपने माता के गुण को ग्रहण कर लिए, लेकिन जैसे जैसे उनमें मैच्योरिटी आई, जैसे जैसे वो परिपक्व होते गए, समझदार होते गए, यहाँ पे देखेंगे समझदार होते गए, वो क्या हो गया कि एक लेखक के रूप में जैसे वो अपने ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी ऑफ हिज मदर रिप्रेजेंटेड, जो उनकी माँ में जो क्या थी, सजनता थी, उसको अस्वीकार कर दिए और उन्होंने अपने पिता को स्वीकार कर लिया, पिता की सजनता को स्वीकार कर लिया और अपने पिता के सांसारिकता को एक गुण के रूप में देखने लगा कि एक पुत्र की पहचान उसकी किससे होती है, पिता से होती है, न कि उसकी माता से होती है। तो पहले दौर में वो बच्चा थे तो समझे, लेकिन फिर बाद में अपने पिता की सांसारिकता को वो अपना लिए, देखना शुरू कर दिया। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैसन, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, प्राचीन। उन्होंने क्या, या प्राथमिक भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैसन ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्स इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। तो उन्होंने यहाँ इस लाइन का हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, खुश, और फिर वर्ड आपको आ गया इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, स्वभाव से प्रेरित। तो उन्होंने प्राथमिक और स्वाभाविक चाहतों को मनुष्य में स्वभाव से प्रेरित होकर दिखाने का कोशिश करते हुए लिखा है, प्रेरित होता हुआ को दिखाने को कोशिश करते हुए लिखा है, जो खुशियाँ ला सकती है। उन्होंने क्या किया, तो प्राथमिक और स्वाभाविक चाहतों को, स्वाभाविक रूपों से स्वाभाविक चाहतों को मनुष्य के जो स्वभाव है उससे प्रेरित होकर उसे दिखाने का प्रयास किए हैं। इन हिज राइटिंग ही इमर्ज एज द चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। अपने लेखन कार्य में वे क्या करते हैं, तो अपने आप को चैम्पियंस करते हैं, इमर्ज इस चीज़ को बताते हैं। अपने लेखन कार्य में वे प्राणियों के स्वाभाविक प्रवृत्ति के बादशाह के रूप में उजागर हुए, कि जो प्राणी है उसका कुछ स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है हर प्राणी का, इसके रूप में वो क्या होते हैं, बादशाह के रूप में उजागर होते हैं, चैम्पियन के रूप में बनकर उभरते हैं। और उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1919 में, द वाइट पीकॉक 1911 में, द ड्रेस पासर 1922 में, सन्स एंड लवर 1913 में। ये आपको बहुत बार पूछा भी है कि सन्स एंड लवर के पोएट कौन हैं, तो याद रखेंगे D.H. लॉरेंस है। द प्रेजेंट पोएम, जो ये प्रस्तुत कविता है, इस कविता में उन्होंने क्या दिखलाने का प्रयास किए हैं, तो इस कविता में उन्होंने दिखाए हैं exalted the values of primitive life and denounces the shames and artificialities of modern civilized life। प्रस्तुत कविता में स्नेक में लॉरेंस मौलिक जीवन के मूल्यों की प्रशंसा करते हैं, जो हमारे मौलिक जीवन है, जो हमारा पुराना जीवन है, उसकी प्रशंसा करते हैं। और जो आधुनिक है, मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ है, आर्टिफिशियल है, आधुनिक सभ्य जीवन, जिसके नकली तथा बनावटी चीज़ों की खुली आलोचना करते हैं, कि जो आज आधुनिकता का जीवन है उसमें केवल नकलीपन है और बनावटी चीज़ों का क्या है, भरमार है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डेविड लॉरेंस हर्बर्ट, इनका पूरा नाम है, 1885 में जन्म हुआ, पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेसिस्ट थे। और ये अपने जो ये शुरुआती दौर में इन्होंने क्या क्या, इनको जो जीवन पला बढ़ा कैसे पला, तो किनके बीच में, तो इनके माता पिता के कलह के बीच में, चूँकि पिता जो थे
वो शराबी थे और माता पढ़ी लिखी थी और माइनिंग विलेज में जन्म हुआ जहाँ पे खदान का मतलब धंधा था। लेकिन जैसे जैसे राइटर बड़े हुए तो इन्होंने अपने माता की सजनता को अस्वीकार कर दिया और पिता में अपनी सांसारिकता को इन्होंने देखना शुरू कर दिया कि पिता से ही हमारी सांसारिकता है, पिता से ही हम हैं। और उन्होंने प्रिमिटिव और नेचुरल चीज़ों के बारे में लिखना चालू किए जो इनकी राइटिंग्स का क्या करता है, मेन थीम होता है, माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जो मनुष्य में खुशी ला सकता है। ऑन हिज राइटिंग्स इमर्ज एज चैम्पियंस इन इंस्टिंक्ट्स, और उनकी जो लेखन कार्य है वो किसी के लिए बादशाह के रूप में जाने गए कि इन्होंने वे प्राणियों के स्वभाव के प्रति के बादशाह के रूप में उजागर हुए। उनकी महत्वपूर्ण रचना शामिल क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। फिर 1919 में द वाइट पीकॉक, 1911 में द ट्रेसपासर, 1912 में सन्स एंड लवर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं सन्स एंड लवर। तो सन्स एंड लवर्स कब, 1913 में। द रेनबो 1915 में। प्लम्बेड सर्पेंट 1926 में। लेडी चैटर्जी लवर 1926 में। इन द प्रेजेंट पोएम, और इस प्रस्तुत कविता में उन्होंने किस चीज़ को दर्शाया है, तो इस प्रस्तुत कविता में वे दर्शाए हैं आधुनिकता के जो बुराई किए हैं कि आज जो हम लोग मॉडर्न और जो लाइफ जी रहे हैं, एक नकली और बनावटी ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो प्राचीन ज़िंदगी को क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और चलिए स्नेक पोएम यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसको देखेंगे। बहुत बड़ा सा पोएम है लेकिन धैर्यतापूर्वक देखेंगे। बना कह रहे हैं कि इसमें एक सांप का चर्चा करते हैं। बोलते हैं कि अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ, एक जो सांप है वो मेरे वाटर ट्रफ के नज़दीक आता है। वाटर ट्रफ कहने का मतलब हो गया जल पात्र। जल पात्र मतलब कोई भी बर्तन है जिसमें पानी रखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जल पात्र कहेंगे। तो कवि कहते हैं कि एक सांप है जो मेरे जल पात्र के पास आता है। ऑन हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर, और कहते हैं कि उस गर्म दिन की, बहुत ही गर्म दिन था और मैं भी पजामा पहने हुआ था। चूँकि गर्मी का दिन था, मैं पजामा पहने हुए था और हम भी वहाँ पानी पीने के लिए ही गए थे। कभी भी पानी पीने के लिए जाते हैं। और इनसे पहले एक सांप वहाँ वाटर ट्रफ जलपात्र के नज़दीक आया हुआ है। कभी कहते हैं बहुत गर्मी का दिन है और हम पैजामा पहने हुए थे। चलिए आगे देखते हैं पोएम में। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड of the great dark carbo tree, I came down the step with my pitcher and must stand wait, for there he was the trough before me। और डीप मतलब गहरा, स्ट्रेंज सेंटेड मतलब एक विचित्र प्रकार की खुशबू, सुगंधित पदार्थ। शेड मतलब होता है छाया, और डार्क, ग्रेट डार्क बहुत अंधेरा। कार्बो ट्री एक प्रकार का पेड़ होता है जो साउथ है। ये पेड़ कहाँ आपको मिल जाएगा, कार्बो ट्री, हाँ दक्षिण यूरोप में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, दक्षिण यूरोप में। तो बोलते हैं कि उस विशाल अंधेरे कार्बो पेड़ के गहरे सुगंधित छाया में तथा हम भी पानी पीने के लिए अपनी घड़ा के साथ नीचे आया था। पीचर का मतलब पानी पीने का जो बर्तन होता है, लोटा कह सकते हैं या घड़ा कह रहे हैं कभी, घड़ा के साथ मैं भी वहाँ नीचे पानी पीने के लिए आया था। वो बड़ी कार्बो ट्री बहुत विशाल पेड़ था, उसके जो छाया थे वो काफ़ी अंधेरे और खुशबूदार थे। मैं भी पानी पीने के लिए आया। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट, फॉर देयर ही वॉज द ट्रफ बिफोर मी। हमको वहाँ पे रुकना पड़ा तथा मुझे निश्चय ही इंतज़ार करना चाहिए। कभी कह रहे हैं मुझे निश्चय ही इंतज़ार करना चाहिए, मुझे निश्चय ही खड़ा रहना चाहिए और इंतज़ार करते रहना चाहिए। क्योंकि ही रिच्ड डाउन, क्योंकि वो हमसे पहले आ गया था, तो एज ए गेस्ट, और उसको कभी बोल रहे हैं कि पहले आने के नाते पहले पानी उसको पी दे जाना चाहिए, इसलिए हमको इंतज़ार करना ही चाहिए। He reached down from fissure in the earth ball in the gloom। fissure का मतलब होता है क्रैक, दीवार, और gloom का मतलब होता है धुंधला, अंधेरा। क्योंकि वो कहाँ से आया था, वो क्योंकि जल पात्र पर मुझसे पहले वो तो पहुँच गया था, तो हमको इंतज़ार करना पड़ा।
और वह एक अंधेरे वाले एक मिट्टी के दीवार जो था उसके दरार के समीप पहुंचा था। फिजर का मतलब होता है दरार, जिसे मिट्टी का दीवार देखते हैं उसमें दरार रहता है, तो वहाँ वो पहुंचा था अंधेरे वाले बाल का मतलब दीवार। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, वहाँ पहुंचा था तथा उसने पीले भूरे, उसके जो पीले भूरे जो कोमल जो उनका क्या था, जो पेट था, सुस्त पेट था कह सकते हैं, स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड डाउन, बेलीड का मतलब बेल मतलब बेली मतलब पेट होता है, तो उसने अपने पीले भूरे अपने कोमल सुस्त पेटों को पथरीली जलपात्र के किनारे धकेल लिया। एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, यानी वाटर ट्रफ जो था वो क्या था, पत्थर का बना हुआ था। वो बोलते हैं कि वो वहाँ पहुँचा कहाँ से, एक दीवार में छेद था, अंधेरा था, वहाँ से निकलकर वो जो मिट्टी का बर्तन जो पथरीले जलपात्र था, जो पानी पीने के लिए जलपात्र था, वो पथरीले के पास जाकर अपने पीले भूले अपने कोमल सुस्त पेट को वहाँ पे ले जाकर क्या कर देता है, धकेल देता है। अर्थात सांप अपने धर को जलपात्र में लेकर चला गया, मतलब सांप अपने धर को, अपने शरीर को कहाँ लेकर चला जाता है, जलपात्र में लेकर चला जाता है। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और उसने अपनी गला को जलपात्र के तल्ला पर क्या करता है, रख देता है। जलपात्र के तल्ला पर मतलब बॉटम का मतलब सबसे निचला तल्ला पर वो रख देता है। जैसे पहुंच गया वो जलपात्र में, यानी जलपात्र मतलब नाद होगा, जैसे कैसे हम लोग नाद बना देते हैं चारा खिलाने के लिए, जानवरों को पानी पिलाने के लिए, तो उस प्रकार का जलपात्र में वो चला गया और अपना जो थ्रोट है वहाँ पे रख दिया। एंड वेयर द वाटर had dripped from the tap in a small clearness, he sipped with his straight mouth, softly drink through his straight gums into his slack long body। अभी क्या कह रहे हैं कि and where the water had dripped, ड्रिप का मतलब होता है क्या, ड्रिप का मतलब होता है चूना, कहीं से पानी चू रहा था, तथा टेप में जहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पानी गिर रहा था वहाँ उसने अपने सीधे मुंह में पानी दे दिया, सीधे मुंह में पानी ले लेता है, पीता है। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, और पानी ले लेता है और वो क्या करता है कि बड़ी धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा करके वो पानी को अपने पूरे शरीर में फैलाता है, पानी को पूरे शरीर में क्या करता है, फैलाता है। समवन वाज बिफोर मी, कवि कह रहे हैं कि कोई हमसे पहले वहाँ पहुँचा था जलपात्र के नज़दीक। एंड आई लाइक सेकंड कमिंग वेटिंग, और मैं एक द्वितीय मतलब दूसरा बार हम सेकंड में पहुँचे थे, फर्स्ट में वो पहुँचा था तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। कोई मुझसे पहले मेरे जलपात्र पर पहुँचा था तथा मैं द्वितीय यात्री के रूप में इंतज़ार करता रहा, क्योंकि वो हमसे पहले पहुँचा है तो हमको से पहले पानी पीना चाहिए। एक कवि हैं इसलिए इस प्रकार की भावना रखे हुए हैं, अगर आम लोग होते तो सबसे पहले उसको मार देता, पानी क्या पिए देगा और क्या इंतज़ार करेगा। कहते हैं ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, पानी पीता है तथा वो क्या करता है कि अपना सर को उठाता है, अपने मस्तक को उठाता है, हिलाता है, ऐसे उठाता है जैसे एक मवेशी करता हो, जैसे एक मवेशी हिलाता है। देखेंगे कोई भी जानवर को पानी पीते हुए तो इसे मुंह डाल देगा पानी में और अपने सिर को क्या करेगा, हिलाएगा। एंड लुक्ड एट मी वगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और मेरी तरफ अस्पष्ट नज़रों से देखता है जैसे एक मवेशी देखता है। देखेंगे मवेशी अगर कोई जानवर पानी पीता रहेगा तो आपको देखेंगे तिरछे नज़र से देखेगा, पानी भी पीते रहेगा और उसका नज़र आपको तिरछे करके वो देखता है, तो अस्पष्ट नज़रों से मेरी तरफ देखता भी है, जैसे मानो कि उसने हमें देख लिया हो, हम उसे नहीं देख रहे हैं। एंड फ्लिकर हिज टू फॉर्ज टंग, टंग का मतलब क्या होता है, जीभ, और फ्लिक करता है हिज लिप्स एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, क्या करता है तो वो तो मवेशी की तरह तिरछी नज़र से देखता है, स्पष्ट नज़र से, जैसे पानी पीता हुआ मवेशी देखता है, और उसने अपने मुंह से
तथा कुछ देर तक रुकता है और फिर पानी वो क्या करता है, पीता है। और वो क्या करता है, अपने मुंह से कांटे के समान जीभ को बाहर भीतर किया और थोड़ा देरी के लिए हमको क्या किया, म्यूज्ड किया। थोड़ा देरी के लिए हम उसके जो एक्शन है उससे प्रशंसा हो। देखेंगे सांप जो है वो क्या करता है, दो जीभ आगे निकालता है, तो उसी के बारे में कवि बोल रहे हैं। एंड स्टूड अप एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर क्या करता है, कुछ देर रुकता है और फिर पानी पीना चालू करता है, मानो कितना प्यासा हो। बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग। और कहते हैं धरती के अंदर अत्यधिक गर्मी होने के कारण ज़मीन भूरी पड़ गई थी, बर्निंग बॉल्स बन गई थी, जलता हुआ कटोरा बन गया था। और उस जुलाई माह के अत्यधिक गर्मी वाले दिनों को नहीं मैं कैसे भूल सकता। सिसिलियन जगह का नाम है, जैसे इंडिया है ना उससे इंडियन बना, तो बोलते हैं इतना स्मोकिंग का मतलब होता है काफ़ी गर्मी पड़ना। तो बोलते हैं कि वो गर्मी बहुत ज़्यादा था, ज़मीन मानो क्या बन गया था, बर्निंग बॉल्स बन गया था, एक जलता हुआ कटोरा बन गया था, भूरा पड़ गया था। और ख़ास करके जो सिसिली जगह है वहाँ पे कुछ गर्मी और ज़्यादा ही पड़ता था। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार के हालात हो गए थे और इस हालात में वो स्नेक वहाँ पानी पीने के लिए आता है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। इस लाइन को ध्यान देंगे, बहुत बार पूछा है, एक्सप्लेनेशन पूछ देगा या ये भी पूछ देगा कि ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो आप दोनों ध्यान रखेंगे कि ये चैप्टर आपका जो लेसन है द स्नेक से लिया गया है, और द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। कभी इतना देर के बाद कहते हैं कि मेरे शिक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा, जो समाज ने हमको शिक्षा दिया है कि कोई भी जहरीला चीज़ हो उसको मार देना चाहिए, तो जो समाज के जो शिक्षा ने मुझसे कहा कि उसे निश्चित रूप से मारा जाना चाहिए। फॉर इन सिसिली, और सिसिली जो जगह है वहाँ पे एक अंधविश्वास है कि द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, द गोल्ड आर वेनिमस, कि जो क्योंकि सिसिली समाज में काले सांप को निर्दोष कहा जाता था, जबकि भूरे रंग के जो सांप था उसको विषैला कहा जाता था। भूरा जिसे हम लोग के यहाँ गेहूमन होता है ना उस प्रकार का, वेनिमस का मतलब होता है विषैला। एंड वॉइस इन मी सेड, ये तो समाज की बात कहा, ये शिक्षा जो हमको मिला, ये शिक्षा की आवाज़ ने जो हमको बचपन से दिया गया वो कहा, लेकिन मेरे अंदर की जो आवाज़ था, मेरे अंतरात्मा की जो आवाज़ था वो मुझसे क्या कहा। इफ़ यू वेयर ए मैन यू वुड टुक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। अगर तुम आदमी होते तो तुम एक लाठी लेते और उस पर प्रहार करते तथा उसे समाप्त कर देते। ब्रेक हिम ऑफ एंड फिनिश हिम ऑफ, प्रहार कर उसको क्या करते, समाप्त कर देते। बस आई मस्ट कन्फेस, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मुझे अब क्या करना चाहिए, अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। आई मस्ट कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं कितना उसको पसंद करता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड, मेरे अंदर की जो शिक्षा कहता है, मेरे समाज का जो शिक्षा कहता है कि उसको मार दो, लेकिन मेरे अंदर की शिक्षा कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इफ़ यू वेयर ए मैन, इन वॉइस इन मी सेड, क्या कहता है कि यदि तुम एक मर्द हो, यू वुड टेक हिम स्टिक एंड ब्रेक हिम एंड नाउ फिनिश हिम ऑफ, उसे क्या करते, मार देते। बट मस्ट कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, लेकिन कभी बोलते हैं मुझे निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, कितना लाइक करता हूँ। सांप को कभी लाइक कर रहे हैं। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट एंड क्विट ड्रिंक एट माई वाटर ट्रप, मैं कितना प्रसन्न था, मैं कितना प्रसन्न था कि वह एक मेहमान की तरह चुपचाप मेरे जल पात्र पर पानी पीने के लिए आया था। चुपचाप आया था, एकदम मानो जैसे पूरा शांति का समर्थक हो। एंड डिपार्ट पीसफुल्ली पेसिफाइड एंड थैंकलेस, चुपचाप मेरे जलपात पर पानी पीने के बाद वो शांति से संतुष्ट होकर तथा बिना किसी मतलब शोरगुल को वो तो जा रहा है, चल पड़ा है। थैंकलेस है, मतलब हम उसको धन्यवाद नहीं बोल सकते हैं, उसके मतलब शब्दों में नहीं दे सकते हैं कि वो कितना बड़ा पेसिफाइड था। पेसिफाइड का मतलब शांति के समर्थक। इनटू द बर्निंग बॉल्स ऑफ दिस अर्थ, और इस गर्म धरती के अंदर वो क्या किया, चल पड़ा, गर्म धरती के अंदर वो चल पड़ा।
वाज इट कॉवर्डाइस दैट आई डेयर नॉट किल हिम। अब कभी फिर कन्फ्यूजन में हो जाते हैं इस लाइन में, कहते हैं क्या यह मेरी कायरता थी। कॉवर्डाइस करने का मतलब क्या था, कायर था। क्या मैं डरपोक हूँ कि मुझे हिम्मत नहीं है कि उसको मार दूँ। या वाज इट प्रेजरिटी दैट आई लॉन्ग टॉक टू हिम। क्या वह कायरता थी कि मैं उसे मारने का हिम्मत नहीं कर पाया। क्या वह कायरता थी कि मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्या वह उदंडता थी कि मैंने उसे मारने की हिम्मत नहीं की, रुचि नहीं की। या वह मेरी विनम्रता थी। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता। या वह मेरी विनम्रता थी या सहानुभूति। सो ऑनर टू फील आई फेल्ट सो ऑनर। हाँ, मैं उसे प्रति अत्यधिक सहानुभूति महसूस करता हूँ। क्या ऐसा रहा कि उस सांप को अभी तक हम नहीं मारे। क्या हम डरपोक हैं, कायर हैं कि क्या हम उसको सम्मान कर रहे हैं। क्या हमारे उसके प्रति हमारा इतना सहानुभूति है। इस सारा कन्फ्यूजन कवि के अंदर चल रहा है। फिर कहते हैं एंड एट दोज वॉइसेज इफ़ यू वेयर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। और फिर वही आवाज़ मेरे अंदर उठती है कि यदि तुम भयभीत नहीं हो तो तुम उसे मार देते। तुम कायर हो, तुम डरपोक हो। जैसे वो गाँव के आदमी नहीं बोलता है कोई कितना डरपोक है ना, कि रस वो सांप नहीं मराएगा, वो चेड़ा नहीं मराएगा, सांप तो दूर की बात। तो बोलते हैं इशारे मन में कवि को आ रहा है और कहते हैं अंत में वही आवाज़ आता है, गूंजता है कि तुम डरपोक हो, तुम भयभीत हो, आफ्रेड हो। एंड ट्रूली आई वॉज आफ्रेड। और परंतु वास्तव में मैं बहुत भयभीत था। आई वॉज मोस्ट आफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा भयभीत था। बट इवन सो ऑनर स्टिल मोर, परंतु उसके बावजूद भी मैंने उसके प्रति और भी अत्यधिक सहानुभूति दिखाया। स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी मतलब अतिथि सत्कार करने वाला। उसे मेरे अतिथि सत्कार को तलाश था। और फ्रॉम आउट ऑफ द डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ, और उस गर्म धरती के अंदर से हमें स्वीकारना चाहिए। वह काफ़ी पानी पी लिया था। तो बोल रहे हैं कि वो तो मेरा क्या था, अतिथि था। और अतिथि को कभी मारा जाता है क्या। कभी उसको अतिथि मान लिए हैं, उसको गेस्ट मान लिए हैं। ही ड्रैंक एनफ, वो बहुत पानी पिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज़ ड्रंकन। और वह बहुत ही विचार मग्न से अपने सर को ऐसे हिलाया जैसे कोई भी पानी पी लिया हो, या मतलब एक पियक्कड़ की तरह वो काफ़ी पानी पी लिया हो। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक ए फॉर्ज नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक सीमिंग टू लिक लिप्स हिज लिप्स। और कहते हैं कि हवा में अपने कांटे के सामने समान जीभ को मुंह से अंदर बाहर किया और अपने होठ को जीभ से चाटते हुए प्रतीत हो रहा था। किसी से अपने होठ को वो जीभ से क्या कर रहा हो, चाट रहा हो। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड अनसीनिंग इनटू द एयर। और मानो कि वो भगवान के प्रति इधर उधर चारों ओर देखा। जैसे कैसे भगवान अनसीन होते हैं, हम कभी को ऐसा लग रहा है कि ये भगवान ही हैं, ये सांप नहीं है, क्या है, भगवान ही हैं। और वो इस अकेले में आए हैं। एंड स्लोली टर्न हिज हेड एंड स्लोली वेरी स्लोली एज इफ थ्राइस अ ड्रीम। और वो धीरे धीरे अपने फन को क्या करता है, मोड़ लिया। और धीरे से, बहुत धीरे धीरे उसने अपने मुड़े हुए गोलाकार रूपी धर को, शरीर को सीधा किया। सांप जब देखे बैठे रहे तो गोलाकार इस प्रकार से बैठ जाता है वृत्त बनाकर, जब चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, सीधा। राउंड क्लेम अगेन ब्रोकन बैंक ऑफ माई बाल फेस। और पुनः मेरे दीवाल के फटू ही दरार पर वो चढ़ गया। बाल फेस, बाल फेस, बाल का मतलब क्या होता है, दीवाल। और ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। चलिए यहाँ से और आगे देखते हैं। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल। और जो ही उसने अपने सर को उस भयानक क्षेत्र में रखा। एंड एज ही स्लोली ड्रू अप स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर एंड इंटर फार्दर। और धीरे धीरे करके वो क्या करता है, अपने और धड़ के दूसरे हिस्से को वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है। शोल्डर को इंटर फार्दर, आगे प्रवेश कर रहा है। एज ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथराइंग इनटू द हॉरिड ब्लैक होल। और एक तरह का डर, उस भयानक अंधेरी जो छेद में से घर को जाने से उसे रोकने का भय मुझ में आ गया कि अगर सांप है फिर बाहर निकलेगा, तो अभी तो मुझे देख लिया है तो छेद में जा रहा है। डिलिबरेटली गोइंग टू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्राइंग हिमसेल्फ आफ्टर ओवरकेम बी नाउ हिज बैक वाज टर्न।
तो बोलते हैं कि एक तरह से डर कवि को पैदा हो गया। उस भयानक अंधेरी छेद में जो घर को जाने से उसे रोकने का भय मुझे आ गया कि जब हम घर में जाएंगे तो वो मुझे क्या करेगा, रोक लेगा, छेकेगा, किसी विशेष उद्देश्य से उसे काले छेद में जाना। हिमसेल्फ आफ्टर आई लुक्ड अराउंड, अब कभी कंफ्यूज हो गए कि अब तो सांप अंदर चल गया, छेद में कहाँ चला गया, दरार में जा रहा है। आई लुक्ड अराउंड, मैं चारों ओर देखा। आई पुट डाउन माई पिचर, मैं अपना जो घड़ा रखा था पानी लेने के लिए उसको रख देता है। और पिक्ड अप ए क्लमजी लॉग एंड थ्रो इट टू वाटर ट्रफ विथ क्लैटर, और मैं इधर उधर चारों ओर देखा, मैंने अपने घड़ा को मैंने इधर उधर चारों ओर देखा। आई लुक्ड अराउंड, मैंने इधर उधर अपने चारों ओर देखा, मैंने अपने घड़ा को नीचे रख दिया, फिर एक लकड़ी को लट्ठा उठाया, लकड़ी का टुकड़ा तोड़ा और उसकी तरफ धड़ाम से फेंक दिया। विथ क्लैटर, आवाज़ के साथ। आई थिंक इट डिड नॉट हिम, मैंने सोचा कि यह उसको नहीं लगेगा। ऐसे ही मारे ऊपर मन से भगाने के उद्देश्य से, लेकिन मैंने सोचा कि यह उसको नहीं लगेगा। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट, लेकिन अचानक जो भाग उसके क्षेत्र से बाहर रह गया था स्नेक का, वो उसमें कन्वल्ज इन अनडिग्निफाई हेस्ट, लेकिन अचानक उसके शरीर का वह भाग जो क्षेत्र से बाहर था मर्यादाहीन होकर तेजी से तुरंत छटपटाने लगा। मतलब बहुत ही मर्यादाहीन, अनडिग्निफाई हेस्ट मतलब मर्यादाहीन। रिद लाइक लाइटिंग, बहुत तेज़ी से दर्द में तड़पने लगा। एंड वाज गॉन, और फिर वो उस काले छेद में प्रवेश कर गया। इनटू द ब्लैक होल द अर्थ लिफ्ट फिजर इन द बाल फ्रंट, सामने के दीवार में फटी दरारों में वो चला जाता है। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, स्टेयर्स का मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना, आँख फाड़ कर देखना। और कभी कहते हैं तथा वो तो चला जाता है, और इसीलिए मैंने अपने जीवन में और उस पर मैं आकर्षकता से दोपहर तक घूमता रहा, कब आएगा कब आएगा, दोपहर तक देखते रहे। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और उसके तुरंत बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। आई थॉट हाउ पेल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट आई मीन एक्ट, कि मैंने कितना घटिया कितना पेल्ट्री वर्क किया है। बहुत उनको अफसोस होने लगा कवि को मारने के बाद, और कहते हैं कि आई डिस्पाइस माई सेल्फ एंड वॉइस ऑफ माई अक्यूज्ड ह्यूमन एजुकेशन। और एक इनको ऐसा लगा कि वो कवि जो सांप था वह एक राजा था, और मैंने राजा से बात करने का मौका गंवा बैठा, तथा मेरे पास इस पाप की सज़ा स्वीकार करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ यदि है तो वह बहुत छोटा है, वह महत्वहीन है, परंतु वो है नहीं, और तुरंत मुझे उस पर पछतावा होने लगा। मैंने सोचा कितना तुच्छ, कितना अशिष्ट हूँ, कितना नीच काम किया था वह मैं अपने आप से तथा अपनी घृणापर्थ शिक्षा से, मानवीय शिक्षा की आवाज़ से घृणा करने लगा कि मानव का जो शिक्षा है हमको अच्छा नहीं है किसी जंतु को मार देना। एंड आई थॉट, और मैं सोचता रहा। एल्वेट्रॉस एक पक्षी का नाम है। मैंने एल्वेट्रॉस के बारे में सोचा, और मैंने एल्वेट्रॉस के बारे में सोचा। एंड विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, एल्वेट्रॉस एक पक्षी होता है जो खास मौसम में आता है और वो फिर गायब हो जाता है। तो कभी एल्वेट्रॉस के बारे में सोचा कि ठीक सांप उसी तरह होगा। कामना किया कि वह सांप मेरे पास वापस आएगा। अब कहाँ से आएगा, अब तो मार दिए। फॉर ही सिम्ड मी अगेन लाइक ए किंग, क्योंकि वो फिर से मेरे लिए किसी राजा के समान प्रतीत होता था। लाइक ए किंग इन एग्जाइल एंड क्राउडेड इन द अंडरवर्ल्ड, जैसे कोई निर्वासित जगत का राजा हो, किसी जगत से उसको निकाल दिया गया हो। नाउ ड्यू टू क्राउन अगेन, और जो अपने दुनिया से और वह अपने पुनः राजा बनने वाला हो। और कहते हैं कि ताज रहित कर दिया गया हो, मतलब कोई ऐसा राजा हो जिसके ताज छीन कर उसको उस दुनिया से निकाल दिया गया हो और वो
राजा को फिर से उसको क्या पहनाया जा रहा है, क्राउन और मुकुट पहनाया जा रहा है। तो इस प्रकार का ऐसा महसूस हो रहा है। और कवि को वास्तविकता में लगता है कि वह स्नेक नहीं था, वह गॉड था और वास्तविकता में एक भगवान से मिलने का मौका हमने गवा दिए। तो ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था। अभी की अगले वीडियो में हम इसका समरी कभी भी डिस्कस करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी मेरा जो टारगेट है पूरे पोएम्स को लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर देना, इसके बाद समरी और विथ क्वेश्चन के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें ज़रूर, लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच, यही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू।